नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। चुनाव के दौरान काले धन का बहुत इस्तेमाल होता भी है, बढ़ जाता है। पीएम मोदी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनाव में काले धन का बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनाव को काले धन से मुक्ति मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर ईडी ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के अभियान के लिए फंड मैनेज करने वाले चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। अब इन सबके बीच लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही इलेक्शन कमीशन ने अवैध 4,650 करोड़ रुपए जो है और इसकी जो जब्ती आई है सामने, वाकई में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के अब तक 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा अवैध पैसे जब्त किए हैं। इसी ने 15 अप्रैल को कहा कि उसने पिछले 75 सालों में चुनाव के दौरान सबसे बड़ी मात्रा में नशीली दवाएं और नकदी जब्त की है। अब लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही एजेंसी ने 4,650 करोड़ रुपए जब्त किए, जो कि 2019 के चुनाव में बरामद की गई राशि से 34% अधिक है। 2019 के आम चुनाव के दौरान भी चुनाव आयोग द्वारा 3,475 करोड़ की जब्ती की गई थी। दो बातें गौर करने वाली हैं। पहली, काला धन लाने के लिए नोटबंदी की गई थी, बावजूद इसके इतने पैसे कहां से जब्त हुए। दूसरा, यदि इलेक्शन कमीशन को 4,650 करोड़ रुपए जब्त हुए हैं तो इस बात की जानकारी पहले सामने क्यों नहीं आई, और क्या इस कार्रवाई के बाद विपक्ष जो कल तक इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहा था वो अब नहीं उठेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इसी पर, उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। भ्रष्टाचार हटाओ। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। चुनाव की रैलियां नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी को बचाने की रैलियां कर रहे हैं। लेकिन ये सारे लोग कान खोल के सुन ले, ये मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। देश में चुनाव है, भ्रष्टाचार और काले धन पर तकरार है। इस बीच चुनाव आयोग ने ऐसे आंकड़े सामने रखे जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। जनवरी 2024 में चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनाव में काले धन से निपटारे पर जोर देने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का दौरा किया। जिलों की गहन समीक्षा की गई और चुनाव के दौरान वित्तीय संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ सतर्कता के लिए मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों के साथ चर्चा की गई। जनवरी और फरवरी में देश भर में नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुओं और मुफ्त उपहारों के रूप में कुल 7,502 करोड़ रुपए की जब्ती की गई। चुनाव आयोग ने कहा कि काले धन का इस्तेमाल और पॉलिटिकल फंडिंग अधिक साधन संपन्न पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में लेवल प्लेइंग फील्ड को बिगाड़ सकता है। ये जब्ती लोकसभा चुनाव को प्रलोभन और कदाचार से मुक्त कराने और समान अवसर सुनिश्चित करने के उसके संकल्प का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। चुनाव आयोग के सूत्रों ने ये भी कहा कि हेलीकॉप्टर्स की जांच या तलाशी, जैसे कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी के मामले में प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के मानक निर्देशों का हिस्सा थी। आयोग ने एक बयान में कहा कि जब्त किए गए 4,650 करोड़ रुपए में 2,069 करोड़ की ड्रग्स, 395 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और 489 करोड़ रुपए से अधिक की शराब शामिल है। 1 मार्च से चुनाव आयोग हर दिन 100 करोड़ रुपए का सामान जब्त कर रहा था। इसमें से 44% जब्ती ड्रग्स और नशीले पदार्थों की है, जिन पर आयोग का विशेष ध्यान है। ड्रग्स के अलावा सबसे ज्यादा जब्तियां मुफ्त की रेवड़ियों की रही, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर घरेलू सामान शामिल हैं। इस साल 1,143 करोड़ की फ्रीबीज जब्त की गयी। 2019 में जब्त की गई 60 करोड़ की रेवड़ियों के मुकाबले 1,799% ज्यादा है। कैश और कीमती धातुओं की बरामदगी कम हुई। शराब की जब्ती पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा 778.53 करोड़ की जब्ती हुई। दूसरे पायदान पर गुजरात रहा, जहां 605.34 करोड़ की जब्ती की गई। दिल्ली से 236.07 करोड़ की जब्ती हुई। उत्तर प्रदेश से चुनाव आयोग ने 145.77 करोड़ रुपए जब्त किए। आंकड़ों पर ध्यान दें तो टॉप 10 राज्य जहां सबसे ज्यादा जब्ती की गई, उनमें 5 राज्य भाजपा शासित हैं। टॉप 10 जब्ती वाले राज्यों में राजस्थान,
गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार है। 2019 के लोकसभा चुनाव में की गई जब्ती की तुलना में इस बार सभी श्रेणियों में अधिक जब्ती हुई। पिछले चुनाव के मुकाबले कैश में 114% की वृद्धि देखी गई, जबकि शराब और कीमती धातु की जब्ती में 61% और 43% की वृद्धि हुई। मूल्य के हिसाब से सबसे अधिक वृद्धि नशीली दवाओं की जब्ती में हुई, जो इस बार 62% अधिक हुई। चुनाव आयोग द्वारा की गई जब्ती का मूल्य 2019 में 844 करोड़ कैश बरामद हुआ, 304.6 करोड़ की शराब जब्त हुई, 1279.9 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई, 987.1 करोड़ की महंगी धातु जब्त हुई, 60.2 करोड़ की मुफ्त की रेवड़ियां जब्त हुई। कुल 3,475.8 करोड़ रुपए जब्त किए गए। इसी तरह 2024 में 395.4 करोड़ कैश बरामद हुआ, 489.3 करोड़ की शराब जब्त हुई, 2068.8 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई, 562.1 करोड़ की महंगी धातु जब्त हुई, 1142.5 करोड़ की मुफ्त की रेवड़ियां जब्त हुई। कुल 4,658.1 करोड़ जब्त किए गए। उधर काले धन पर पीएम मोदी ने कहा कि काला धन खत्म करने के लिए हमने 1,000 और 2,000 के नोटों को खत्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपए तक पार्टियां कैश ले सकती हैं। मैंने नियम बनाकर 20,000 को 2,500 कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी पीएम मोदी ने अपनी बात रखी, लेकिन विपक्ष अब भी हमलावर है। बात है कि हमारे देश में लंबे अरसे से चर्चा चली है कि चुनावों में काला धन एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल हो रहा है। देश के चुनावों को काले धन से मुक्ति मिले, इसके लिए कुछ करना चाहिए। चर्चा लंबे समय से चल रही है। चुनाव में खर्च तो होता ही होता है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। मेरी पार्टी भी करती है, सब पार्टियां करती है, कैंडिडेट भी करते हैं, और पैसे लोगों से लेने पड़ते हैं, सब पार्टियां लेती हैं। मैं चाहता था कि हम कुछ कोशिश करें कि इस काले धन से हमारे चुनाव को कैसे मुक्ति मिले। एक छोटा सा रास्ता मिला, वही पूर्ण है। वैसे हमने उस समय भी क्लेम नहीं किया था, पार्लियामेंट में डिबेट में सबने उसको सराहा भी था। 1,000 और 2,000 के नोट खत्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 20,000 रुपये तक पॉलिटिकल पार्टियां कैश ले सकती हैं। मैंने कानून बनाकर, नियम बना करके 20,000 को 2,500 कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये कैश वाला कारोबार चले। फिर मैंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, कि जो पार्टी अपना सीक्रेसी मेंटेन करना चाहती है। होता था क्या, जैसे हम पहले बीजेपी में चेक से पैसा लेंगे तय किया, तो सब व्यापारी लोग हमें आकर के कहें साहब हम चेक से दे ही नहीं सकते। हम कहा क्यों नहीं दे सकते? बोले हम चेक से देंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे तो जो सरकार है वो देखेगी कि ये विपक्ष को इतना पैसा दिया, तो हमें तो वो परेशान करेंगे। तो बोले हम तो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन चेक से नहीं देंगे। देने वाले देने को तैयार थे, चेक से देने की इनकी हिम्मत नहीं थी। तो ये सारी चीजों का मुझे पता था। तो मैंने कहा भाई, तो हमने कहा भाई ऐसा है, अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड न होते तो किस व्यवस्था में ताकत है वो ढूंढ के निकालते कि पैसा कहां से आया और कहां गया। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने बहुत लंबा इंटरव्यू दिया, स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी ने उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? और दूसरी बात, अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते थे
तो जिन लोगों ने आपको पैसा दिया, बीजेपी को पैसा दिया, हजारों करोड़ रुपए दिए, उनका नाम आपने क्यों छुपाया था? और जिन तारीखों पे उन्होंने आपको पैसा दिया, उसको आपने क्यों छुपाया था? पता लगता है हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है किसी कंपनी पर, शुरू होती है, उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, एक्सटॉर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया। भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचारियों ने जो कमाया है उसको भी अपने साथ रख रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, डबल इंजन की सरकार में जो दावा करते रहे डबल इंजन, उनकी होर्डिंग देखिए आप कि अब डबल वहां पर नहीं दिखाई देते हैं, अकेले दिखाई दे रहे हैं। इनके प्रत्याशी होर्डिंग से गायब हैं और चुनाव के बाद होर्डिंग पे जो अकेले हैं वो भी गायब हो जाएंगे और सफाया होने जा रहा है। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलने का और लूटने का। लूट और झूठ भारतीय जनता पार्टी की पहचान बन गई है। कुल मिलाकर आयोग ने इस बार की गई जब्ती में वृद्धि का श्रेय चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली, ESMS जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कई प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग को दिया। आयोग ने अधिक सतर्कता के लिए 123 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया और इन निर्वाचन क्षेत्रों की निगरानी के लिए 781 व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात किया। ECI ने ये भी कहा कि उसने 106 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जो आदर्श आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन करते हुए और चुनाव अभियान में नेताओं की सहायता करते पाए गए। इन सब से एक बात तो साफ हो गई कि लगातार जिस तरह से EC और स्वतंत्र एजेंसियों पर सवाल उठाए जा रहे थे, उसका ये करारा जवाब है और इन आंकड़ों के सामने आने के बाद ये चुनाव में कितना असर डालेगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट को देखने सुनने के बाद एक बात तो साफ है कि जिस काले धन को लेके, जिस भ्रष्टाचार को लेके बड़ी बड़ी बातें होती थी, अपने आप में बड़े मुद्दे थे। ये मुद्दे थे भी नहीं कहना चाहिए, मुद्दे हैं और अभी भी हैं, शायद ये हमेशा बने रहेंगे। और ये इसलिए मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि 2019 को देख लीजिए, तब भी जब्ती हुई, 2024 में है तब भी जब्ती हो रही है, आने वाले समय का कुछ पता नहीं है। तो जब एक इंप्रूवमेंट की बात करते आए हैं, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते आए हैं राजनीतिक दल, तो भी तो इतनी जब्ती हो रही है। तो कहां से ये पैसा आ रहा है, कहां से जब्ती हो रही है? और सबसे बड़ी बात, सिर्फ कैश नहीं, शराब की जब्ती सबसे ज्यादा है, ड्रग्स की जब्ती है, कीमती धातुओं की जब्ती है, आप इलेक्ट्रॉनिक सामान, मतलब आप ये देखिए कि कहां से चीजों को आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे इस देश से भ्रष्टाचार हमेशा के लिए चला जाएगा, कैसे वो काले धन की जो पूरी तरह से जब्ती की बात हो रही वो होगी। नोटबंदी खुद एक्सेप्ट किया पीएम मोदी ने कि वो हमने 1000 2000 के नोट को बंद किया, ये तमाम चीजें करी, उसके बावजूद क्या हुआ? और एक मैसेज और दे गए इलेक्टोरल बॉन्ड पर कि आज यदि वो
वो नहीं होता तो कैसे पता चलता कि किसने किसको क्या दिया। अरे तो किसने किसको क्या दिया वो भी अभी भी पूरी तरह से कहां खुला है। खैर, जो पैसे आए, जो एक टीम ने पूरी एक जांच पड़ताल की, उससे ये तो पता चल गया कि ये चीजें कभी भी दूर नहीं हो सकती हैं। अब राजनीतिक दलों को सोचना है कि आप खुद क्या कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं बड़ी लिप्तता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वैशाली तोमर हमारे साथ जुड़ी हैं। वैशाली जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कार्तिकेय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। कार्तिकेय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं लोकेश भारतीय। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूर्व डीएसपी हैं नरेश शर्मा, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी मैं स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले सभी सम्मानीय जो मेरे पैनल में सभी मेहमान हैं, उनसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आज हमारी जो रिपोर्ट थी वो काफी थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन उसका ज्यादा था, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स को आज लाना बहुत जरूरी था, कब कहां कैसे क्या हुआ। तो अब इस विषय पे जो हम चर्चा करेंगे उस पे पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखिएगा, डिबेट इधर से उधर ना हो, नहीं तो मुझे फिर बहुत ज्यादा समय देने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आप सभी लोगों को। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वैशाली जी आपसे ही। अब तो ये सवाल आ ही गया, विपक्ष तो कहता था काला धन काला धन काला धन, यहां तो काला धन भी दिख रहा है और उसके साथ इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, अब क्या? जी नमस्कार, धन्यवाद आपका कि आपने इतना बेहतर सवाल किया। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से काला धन पकड़ा जा रहा है, जिस तरह से इनको लग रहा है कि बीजेपी 400 पार आएगी और ये अपने जो छुपा इन्होंने रखा है उस पैसे को, उस धन को, उससे किस तरह से ये सरकार बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, तो लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए मैं बता रही थी आपको कि ये जो बेरोजगारी और ये भ्रष्टाचार, ये आरोप जो दिन पर दिन लगाते हैं विपक्ष बैठकर, ये जो बेरोजगार हो रहा है ये सिर्फ विपक्ष हो रहा है। विपक्ष के काले कारनामे, काला धन, काली करतूतें, ये सब चीजें बाहर आ रही हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। अब तो सभी के सामने है, जग जाहिर है कि इन्होंने किस तरह से देश को लूटा है, किस तरह से इन्होंने देश को लूट कर खाया है। वैशाली जी, लेकिन 1000 2000 तो विपक्ष ने भी जमा करे होंगे, नोटबंदी हुई थी तो फिर कहां से आ रहा है? उसके बावजूद आज उस स्थिति में हैं हम, वो कंट्रोल नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से हालात को कंट्रोल करने के लिए कैसे कैसे तरीकों से कार्य कर रहे हैं। विपक्ष किस तरह की अवधान, किस तरह की रुकावटें लगा रहा है, लेकिन जो लोग विदेशों में अपना पैसा जमा करके बैठे हैं, जो विदेशों में संपत्ति जमा करके बैठे हैं, तो ये उन्हीं के काले कारनामे हैं जो अब धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। चलिए, आप कह रही हैं विदेशों से काला धन आ रहा है, काली संपत्ति आ रही है। अभी मैं आपको बताऊं, हमारी पूरी रिपोर्ट को आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा जब्तियां जहां से हुई हैं उसमें राजस्थान भी है। 5 नाम तो ऐसे हैं जो बीजेपी शासित हैं, तो हमको ये भी देखना होगा। वो विदेश का तो काला धन पता नहीं आएगा कि नहीं है, यहीं से हम कंट्रोल कर ले तो बहुत बड़ी बात है। राजस्थान में किसकी सरकार थी ये तो आपको पता ही है। ठीक है, राजस्थान में एक मिनट वैशाली जी, किसकी सरकार थी, उसके बाद किसका वादा हुआ, पिछले इलेक्शन में क्या था, पिछली बार किसकी सरकार थी? हम ओवरऑल देश की बात कर रहे हैं। और जब्तियां हुई तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि बीजेपी पूरी तरह से दोषी हो गई, क्योंकि वादा था भारतीय जनता पार्टी का काला धन लाने का, इसलिए सवाल आपसे करना जायज होगा। बाकी लोग भी तो लिप्त होंगे, कहां से होंगे वो भी इस चर्चा में निकलेगा, तो हम इस पे नहीं जाएं। टॉप 10 में 5 लोगों, 5 स्टेट के नाम लिए जिसमें बीजेपी की सरकार। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जैसे जैसे सबका धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के सारे काले कारनामे सामने आए हैं। साहू जी का इतना सारा धन जो ईडी से जुड़ा, उनसे गिना भी नहीं जा रहा था, इतना धन उनका, प्रियंका गांधी जी उस पर कुछ भी नहीं बोली। अभी जिस तरह से सारा काला धन पकड़ा गया है, इन लोगों के नाम भी सामने आ जाएंगे, कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, चलिए क्योंकि ठीक है, रमाकांत जी पहले आप बोलना चाहते हैं, बोलिए जल्दी से। देखिए, मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था, वैशाली तोमर जी को। इन्होंने कहा कि मोदी जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा इन्होंने सार्वजनिक किया। मैं बतलाना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में 3 बार एफिडेविट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन किया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा जनता को पता नहीं चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने एफिडेविट दिया है। अभी जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक हो गया तो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने
कहाँ हम अगर ये नहीं लाते तो कैसे लोगों को पता चलता कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में चंदा मिला है। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं पता चलता। इनकी तो मंशा नहीं थी कि लोगों को पता चले कि चंदा कैसे मिला है। ये चंदा नहीं मिला है, हम कहते हैं ना, हमने सुना होगा अड़ीबाजी करके वसूला हुआ पैसा है। ये हफ्ता वसूली करके वसूला हुआ पैसा है कि पहले ईडी की रेड करो फिर चंदा लो, ईडी की रेड करो चंदा लो, सीबीआई की रेड करो चंदा लो। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, चंदा दो काम लो, चंदा दो धंधा लो, ये दूसरा काम। तो भारतीय जनता पार्टी ने यही कहा था। इन्होंने कहा था कि विदेशों में जमा काला धन है। यही बात तो 2014 से माननीय मोदी जी कह रहे थे कि भाइयों बहनों, विदेशों में जो काला धन जमा है उसको लेके आएंगे। अब बतलाइए, जो एसबीआई का डाटा है उसको जारी करने में इतनी दिक्कत हो रही थी इनको। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, अरे भाई, आज तक आम आदमी पार्टी के किसी नेता के ऊपर एक नए पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से बतलाना चाहता हूं, भाजपा वाले भी सुन लें कि एक नए पैसे का आरोप साबित नहीं हुआ है। ये कुछ भी बोलते रहे। खैर, इन्होंने कहा, पीएम साहब ने कहा था, अभी मैं फिर से सुन रहा था कि पहले 20,000 रुपये तक का कैश लेने का था और हमको चंदा लेने में बड़ी दिक्कत होती थी, चेक से चंदा नहीं मिलता था। आम आदमी पार्टी तो आज भी चेक से ही चंदा लेती है। आम आदमी पार्टी का मैं बतलाऊं, आज भी हम चेक से चंदा लेते हैं। पूरा हिसाब किताब हमारी वेबसाइट पे लिखा रहता है कि किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने कितना चंदा आम आदमी पार्टी को दिया। तो भाजपा वालों को क्या दिक्कत थी कि 20,000 रुपये इनको कम पड़ रहे थे, 20,000 रुपए इनको कम पड़ रहे थे। रमाकांत जी, बीजेपी को दिक्कत नहीं थी, मोदी जी ने ये कहा उनको दिक्कत थी। उन्होंने कहा व्यापारियों को दिक्कत थी, व्यापारियों को दिक्कत थी कि हम चेक से पेमेंट नहीं करेंगे। हाँ, इनको ऐसे ऐसे व्यापारियों ने चंदा दिया है राखी जी, जो पिछले 7 साल से लगातार घाटे में कंपनियां चल रही थी। घाटे में, जिनको मुनाफा नहीं हो रहा था, जो कंपनियां घाटे में चल रही थी, उन कंपनियों ने इनको हजारों करोड़ रुपए चंदा दिया है। तो ये तो देश की जनता भी समझ रही है कि चंदा कैसे मिला होगा। यही सरकारी पैसा था, जनता का पैसा था। जैसे इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ किया और चोर दरवाजे से, खिड़की से वो पैसा वापस लेने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कार्तिकेय जी, आवाज पहुंच रही है? जी कार्तिकेय जी, दो बातें आज बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी तो मुझे तो सबसे ज्यादा ये लग रहा है कि बहुत सारे सवाल उठाता था विपक्ष इलेक्शन कमीशन पर भी, और मुझे लगता है जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मैटर आया वो, और दूसरा ये एक बहुत बड़ा अटैक होगा इलेक्शन कमीशन का। ये जो पूरा एक रिकॉर्ड तोड़ एक डेटा जो उन्होंने रखा सामने कि इस तरह की जब्ती हुई है, समझ नहीं आता। हर दिन 100 करोड़ रुपए मिलना और उसकी जब्ती होना, मतलब आप सोचिए कैसे टीम ने काम किया होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट अपने आप में बड़ा सवाल है कि जब काला धन खत्म होने की बात हो रही थी और लाने की बात हो रही थी, ये पैसे कहां से आ रहे हैं, वो भी इतनी बड़ी तादाद में? राखी जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक जा रही होगी। जी देखिए, पहली बात तो जो काले धन की बात करी, वो देश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में मोदी जी ने 2014 में देश को एक शफुगा छोड़ा था कि देश काला धन लेकर के आए। अब उस पर एक शब्द की बात भी नहीं होती। अब नया आ गया है कि जो ईडी सीबीआई के रेट के द्वारा जो काला धन जमा हो रहा है, जो आ रहा है, उसको हम लोगों को वितरित करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसके ऊपर तो दूर की बात है। देखिए, 2-3 चीजें इसमें नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। अभी उनका जो इंटरव्यू था वो मैंने भी देखा है। अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड को सही दिखा रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि अटॉर्नी जनरल की जगह वही सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ लेते तो शायद उनको जीत मिल जाती। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर असंवैधानिक बोल दिया, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने यह कहा कि मुझे स्वयं को नहीं समझ में आ रहा है कि भाई जिस कंपनी को, उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि 100 रुपए जिस कंपनी को मुनाफा हो रहा है वो 1000 रुपए दे रही है। जिस कंपनियों के बारे में यह प्रमाणित हो गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कहा है कि 26 कंपनियां ऐसी जिन पे ईडी सीबीआई की रेड पड़ी है, उसके बाद ऐसी 16 कंपनियां हैं जिन्होंने हमको चंदा दिया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं ये बात को मान लिया, देश ने उनके मुंह से सुन लिया, देश मान गया किस तरीके से ये भ्रष्टाचार में लिप्त ये भारत की सरकार वर्तमान की है और किस तरीके से चंदा चोरी करी जाती थी, ये साबित हो गया। इसी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ये साबित हो गया देश के सामने कि वर्तमान की जो भाजपा की सरकार है उसको 8,250 करोड़ रुपए मिला, और जो अपने आप को सनातन का, हिंदुओं का हितैषी बोलती थी, उससे पूरे देश के हिंदू जानना चाहते कि उसमें से जो पिछले 5 सालों में आपको 8,250 करोड़ रुपए मिले, उसमें से कितने रुपए आपने चंदे के रूप में राम मंदिर निर्माण में दिया, अगर आप बहुत बड़े हिंदू थे तो। दूसरा, आपने कितने रुपए कोरोना काल में, जब देश कोरोना की जंग लड़ रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी जिसको
इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चोरी छुपे पैसे ले रही थी, उसके बारे में क्या प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल उस इंटरव्यू में पूछ लेना चाहिए, तो देश और इनके बारे में जानकारी कर लेता। अब मेरी जो भाजपा की प्रवक्ता है उन्होंने 2-3 बातें बोली और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का जो, जैसे राहुल जी ने बोला है हमारे नेता ने, कि किस तरह के स्क्रिप्टेड इंटरव्यू होता है। राखी जी समझिए, नोटबंदी के समय कहा कि नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा, लगता है आरबीआई की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, 99.6% जो धन था वही वापस आया, काला धन पता नहीं कहां इनको दिख रहा था। इन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोट आने से भाजपा के कार्यकर्ताओं को, मुझे लगता है कि मोदी जी के भाषण सुन के बड़ा कंफ्यूज हो जाते होंगे कि भाई जिस चीज का हम ढिंडोरा पिछले 8 साल से पीट रहे हैं कि हम भैया 2000 की नोट लेकर के आ गए, 2000 की नोट लेकर के आ गए, इससे काला धन रुकेगा। भाई 2 साल पहले उसको कहा कि भाई 2000 रुपए की भी नोट वापस ले ली। तो जो व्यक्ति एक बार कहता है कि 2000 रुपए के नोट आने से काला धन रुकेगा, फिर कहता है कि 2000 रुपए के नोट वापस लेने से काला धन रुकेगा, तो इसी को कहा जाता है राकेश जी कि अंधेरी नगरी चौपट राजा। ये वर्तमान के हालात तो इस देश के हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का देश को जवाब देना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी में जो बीजेपी थी वो भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी हो गई कि जब आप कर्नाटक से जनार्दन रेड्डी को लेकर के आते हैं तब आपका भ्रष्टाचार पर कहां चला जाता है, जो प्रहार करने वाले होते हैं। जब आपका कर्नाटक का एक एमएलए बसंत गौड़ा कहता है कि हम पे 40,000 करोड़ रुपए घोटाला हमारी सरकार ने येदियुरप्पा के साथ मिलकर किया हुआ था, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोलते हो। अजीत पवार, छगन भुजबल, आप ये प्रफुल्ल पटेल, यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी, आसाम के मुख्यमंत्री, तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आ गए बात करते हैं। बिल्कुल मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरे 10 सालों में एक बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं, जिन्होंने उसने कहा है कि मैं पैसे लौटा रहा हूं। वो लौटा इस तरीके से रहे हैं कि जिन जिन पे इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, उनके धन लौटा दिए गए हैं भ्रष्टाचार के पैसे। अपने आपको ईडी का नाम सुनाई देता है उन लोगों के आसपास, न सीबीआई का, न इनकम टैक्स का सुनाई देता है। और राकेश जी, ये जो बात बोली गई है कि बार बार आपने खुद ही अपने इसमें बताया कि 10 राज्यों में से 5 ऐसे बड़े राज्य हैं जिसमें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं 2-3 आंकड़े आपकी मदद से, आपके तरीके से मैं जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। सिर्फ जनवरी में भारतीय जनता पार्टी ने गूगल ऐड के माध्यम, यानी कि जब हम यूट्यूब खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, तो जब हमको भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी का जो प्रचार आता है, सिर्फ उसमें महीने भर में 30 करोड़ रुपए का खर्चा है। 2022 से 2023 में चुनाव आयोग ने स्वयं बोला है कि भारतीय जनता के पास, पार्टी के पास जो कोऑपरेटिव फंडिंग होती है, यानी जो बड़ी कंपनी, बड़े कोऑपरेटिव घराने हैं, उससे 90% की फंडिंग आ रखी है। देश के वित्त मंत्री वित्त मंत्री को सोचिए, वर्तमान में भारत जैसी अर्थव्यवस्था, जिसको ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं, उस देश की सरकार की वित्त मंत्री ये कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं। जिस पार्टी के पास पिछले 5 सालों में 8,250 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आते हैं, उस पार्टी की एक वित्त मंत्री, यानी देश की वित्त मंत्री, ये कहने को मजबूर है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं चुनाव जाकर लड़ सकूं लोकसभा का। तो ये देश जानना चाहता है ये पैसे कहां जा रहे हैं, कहां पे खर्च हो रहे हैं, ये हम दो हमारी दो की सरकार के पैसे कहां जा रहे हैं कि वित्त मंत्री को चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। राकेश जी, एक बात और कंप्लीट कर दूंगा। वित्त मंत्री के जो पति हैं प्रभाकर जी, उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में कुछ नहीं बोलेगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा करप्शन, बड़ा स्कैंडल इस पूरे विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी। तो जब ये फंसे हुए हैं पूरी तरीके से, और प्रधानमंत्री के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बोलने को बचा नहीं है। देश समझ रहा है कि किस तरीके से आप भ्रष्टाचारियों को लेकर के आते हैं, किस तरीके से उस पैसों को आप इकट्ठा करके बैठे हैं, काले धन के ऊपर स्वयं बैठे हुए हैं। तो ये अलूल जलूल बातें करके अपने आप को बचना चाहते हैं, लेकिन देश इस बार इनको माफ नहीं करेगा। परसों से इनकी जो हिसाब किताब है परसों से पूरा होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 19 अप्रैल से पहले फेज के साथ शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए नरेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? नरेश जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इस पूरे मामले में इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से एक टीम होती है जिसमें प्रमुख सचिव होते हैं, पुलिस महानिदेशक होते हैं, तमाम वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं, वो स्टेट वाइज दौरा करते हैं, सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। जनवरी फरवरी से और 1 मार्च तक की तो मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा करोड़ों की जब्ती हुई है, जैसा कि आंकड़े इस रिपोर्ट में आपने भी देखे और सुने होंगे। बड़ा सवाल है कि जिस काले धन को खत्म करने की बात होती है, जिस भ्रष्टाचार को मुक्त भारत बनाने की बात होती है, यहाँ समझ नहीं आता फिर ये करोड़ों की जब्ती आई कहाँ से, ये पैसा किसका है, इसमें किस किस की लिप्तता है, ये किस किस चीजों से निकला, क्या इससे कोई अछूता है, ये सारे राजनीतिक दल इसमें लपेटे हुए हैं? जी, सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपके माध्यम से साधुवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की। ये प्रलोभन सामग्री का आंकड़ा है 5,650 करोड़ रुपए। वास्तव में 100 करोड़ रुपए प्रतिदिन की नगद राशि जब्त नहीं हो रही है। अभी तो ये प्रलोभन की जितनी भी सामग्री है, जिसमें साइकोट्रोपिक सब्सटेंस भी है, नार्कोटिक ड्रग्स भी हैं, और लीकर भी है, इलीगल लीकर भी है, और अन्य नशीले पदार्थ भी है, ये सबकी जब्ती हो रही है।
अगर राशि के हिसाब से देखा जाए तो राशि 2019 के चुनाव की अपेक्षा आज की तारीख में तो कम है, उसका परसेंटेज कम है, क्योंकि 45% इसमें केवल नशीले पदार्थ हैं। रहा सवाल पुलिस का, तो पुलिस तो एक मल्टीफंक्शनल यूनिट है। हमेशा हर कार्य में आप देखेंगे, चाहे इलेक्शन हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, या कोई और व्यवस्थाएं हो, कानून व्यवस्था की बात हो, या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन या प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की बात हो, पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण उसमें रोल होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या की इस बार इलेक्शन कमीशन ने ESMS सिस्टम किया हुआ है, चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली एक बनाई है उन्होंने। उसमें उन्होंने IT का भी उपयोग किया है और एक अलग से पोर्टल बना है, इन हाउस पोर्टल बना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसमें पुलिस के साथ में CRPF, ITBP, इवन पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहती है। पुलिस सब चीजों की जब्ती करती है। जब्ती करने के बाद में अगर 50,000 रुपए की राशि से अधिक की राशि भी किसी के पास मिलती है और ये संदेह का युक्तियुक्त कारण होता है कि इसका उपयोग धनबल के रूप में इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए किया जाएगा, तो पुलिस उसकी जब्ती कर लेती है। 10 लाख से ऊपर की संपत्ति होती तो हम इनकम टैक्स ऑफिसर को भी बुला लेते हैं, उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, इवन ED को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, और ये सामंजस्य स्थापित करवाते हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जबकि लोकसभा का चुनाव होता है तब, और जब स्टेट का चुनाव होता है तो स्टेट होम मिनिस्टर का ये दायित्व होता है। पुलिस की जब्ती हो जाने के बाद में इसको एक 24 घंटे के भीतर ही इस पर इसका विचारण होता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कोई सराफा का व्यापारी 2 लाख रुपए लेके जा रहा है, वो जब्त हो गए। फिर वो प्रस्तुत करता है, अपने प्रपत्र प्रस्तुत करता है, और एक कमेटी बनी हुई है जो इस बात का निर्णय करती है कि ये इलेक्ट्रॉल, ये जो धन है, ये धनबल के रूप में चुनाव को प्रभावित करने के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है, ये इसका लीगल पैसा है तो उसे वापस कर दिया जाता है। इसी प्रकार 10 लाख के ऊपर की भी जो सामग्री है उसको भी इनकम टैक्स वाले या ED वाले, इन्फॉर्म डायरेक्टरेट वाले, ये सब इसका एनालिसिस करते हैं। अब रहा प्रश्न काले धन का और वास्तविक धन का, तो काला धन तो हम उसको मेरी समझ में, हेलो, हाँ नरेश जी बोलिए। हाँ, मैं काले धन की परिभाषा मेरी समझ में ये है कि ऐसा धन जो किसी की भी के पास भी जो इम्प्रोपोर्शनेट हो, ऐसा धन जो जिसका उसने डिक्लेरेशन नहीं किया हो, ऐसा धन जो युक्त रूप से वैधानिक ना हो, वो कहलाया काला धन। अब काले धन का ये केवल किसी पार्टी विशेष से जब्ती नहीं हुई, मुझे लगता है हर पार्टी के कार्यकर्ताओं से या किसी संदिग्ध व्यक्ति से जो किसी पार्टी विशेष से संबंधित होगा उससे होगा। और अगर वास्तव में ये प्रॉपर्टी, ये जो पैसा है, ये धन जब्त हुआ है, तो ये निश्चित रूप से धनबल उन बाहुबलियों का धनबल है जो अवैध है और उसे काला धन कहा जा सकता है। तो काले धन में तो जैसे कहा जाता है ना कि हम्माम में सभी एक जैसे, उसी प्रकार से मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो कुछ भी कार्रवाई की है वो बहुत ही अच्छी है, लेकिन हमें बार बार स्मरण PN सेशन साहब का आता है कि एक निर्धारित वो इनको कर देना चाहिए, इससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, वो तो है इनके पास में, लेकिन उसका एनालिसिस जो होता है, उसका जो मूल्यांकन होता है, उसका जो स्टैटिस्टिक होता है, मुझे लगता है वो युक्त नहीं होता। रहा सवाल, लेकिन नरेश जी ये गाइडलाइन तो हमेशा देता है इसी की कोई भी प्रत्याशी इतने से ज्यादा इतना खर्च नहीं कर सकता। हर इलेक्शन के लिए एक अलग गाइडलाइन होती है। बावजूद यदि इतनी जब्ती हो रही है और उनके पास इतना पैसा है, या तो वो छुपा के रखते हैं या वो किसी तरह से रख रहे हैं, वो तो अच्छी बात है कि एक टीम बना के इसमें जब्ती हुई है, वरना पता ही नहीं चलता। और ये पहली बार नहीं है, 2019 में भी जब्ती हुई है, तो ये सिलसिला चलता ही चला जा रहा है। जी हाँ, चलता ही चलेगा। इसके लिए मैं यही निवेदन करना चाह रहा था कि ऐसा इलेक्शन का ऐसी प्रणाली निर्मित की जाना चाहिए जिसमें पहले, अब तो गरीबों का चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया है, साधारण व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। 10-10 करोड़ रुपए, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए का खर्च होता है। पार्षद के चुनाव में देखिए, बड़े शहरों का, मैं जहाँ नगर निगम है वहाँ के पार्षदों के चुनाव इतने महंगे हो गए। तो फिर इस प्रकार के धन का उपयोग तो लोग, क्षमा चाहूंगा, वो धन का उपयोग भी करते हैं, बल का उपयोग भी करते हैं, और जनता को एकत्रित करने के लिए वो जनबल का भी उपयोग करते हैं। और चुनाव में समान अवसर सबको प्राप्त नहीं हो पाते। ठीक है, जिस पार्टी के पास ज्यादा पैसा है वो पहले से आगे हो जाती है। तो पुलिस की कार्रवाई, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की कार्रवाई या स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई जो होती है, वो तो निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं वो। ठीक है, इवन उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी शामिल किया, कोस्टल गार्ड को इस बार शामिल किया है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस धनबल के उपयोग पे निश्चित रूप से नियंत्रण करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। लोकेश जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और मुझे ऐसा लगता है अब पूरी चर्चा को सुन के और पूरे सारी रिपोर्ट को, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत
उससे कहते हैं ना कि एक एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा ध्यान से फोकस जब किया और पहले से ये चीजें चल रही हैं, पहली बार तो नहीं हुआ है, रिकॉर्ड टूट गया है ये समझ लिए 24 में। तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त कभी हो पाएंगे? मुझे तो अब नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता। दूसरी चीज ये कि आप काले धन की बात कर रहे हैं, वो भी अब हमें नहीं सोचना चाहिए कि कभी कुछ होगा, लेकिन इस पर कंट्रोल कैसे हो? नरेश जी ने बहुत सारी चीजों को क्लियर आउट कर दिया कि सारी चीजों की गाइडलाइंस है। अच्छी बात है कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने इस प्रणाली के तहत ये चीजों को सामने रख दिया, और ये भी अच्छा है कि कम से कम जो विपक्ष सवाल उठाता था इलेक्शन कमीशन पे, तो हमें इन चीजों को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अच्छा मैसेज नहीं था एजेंसियों पर सवाल उठाने का। तो ओवरऑल जो चीजें सामने आई हैं उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच राखी मैम। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि काले धन का और विमुद्रीकरण का कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग इतिहास को देखें तो जो विमुद्रीकरण हुआ था वो सबसे पहले 1946 में हुआ था। 46 के जो कारण थे विमुद्रीकरण के, वो अलग थे। उस टाइम पर द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उस कारण से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन गई थी। अब तक लगभग 5 बार विमुद्रीकरण हो चुका है। अगर हम लोग आर्थिक रूप से विमुद्रीकरण को समझें तो विमुद्रीकरण क्या है? विमुद्रीकरण में सरकार जो है वो किसी एक निश्चित मुद्रा को इलीगल घोषित करती है और उसके स्थान पर नई मुद्रा का चलन किया जाता है। अब मैम आपके सामने मैं 2016 का कुछ डेटा रखना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने 500 और 1000 रुपये के नोट को इलीगल टेंडर घोषित किया। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं विमुद्रीकरण की, तो विमुद्रीकरण की परिभाषा क्या कह रही है? विमुद्रीकरण की परिभाषा कह रही है कि हम लोग को 500 और 1000 के नोट का विमुद्रीकरण करना है। आप देखेंगे 500 रुपये का तो विमुद्रीकरण हुआ, लेकिन 1000 रुपये का विमुद्रीकरण नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से तो विमुद्रीकरण था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि 1000 के बदले आपको कौन सा नोट मिला? 2000 का नोट मिला। और अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अगर आज मुझे 10 लाख रुपए ले जाना है, तो मुझे 1000 रुपये के नोट में 10 लाख रुपए ले जाना ज़्यादा आसानी होगी, या 2000 रुपये के नोट में जो 10 लाख रुपए ले जाना है उसकी आसानी होगी? तो एक सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि विमुद्रीकरण हमने करा क्यों है? कि काले धन को समाप्त करने के लिए किया है या काले धन को बढ़ावा देने के लिए किया हुआ है? उसके बाद में भी आप देखेंगे 2023 में भी हम लोगों ने एक विमुद्रीकरण किया हुआ है। इसमें 2000 के नोट को, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि मुख्य रूप से हम लोग बड़ी मुद्रा का चलन क्यों कर रहे हैं, जिससे मार्केट में जो सर्कुलेशन है करेंसी का उसको हम रोक पाएं। अब आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूं कि विमुद्रीकरण होता क्यों है। आतंकवादी अगर गतिविधियां हुए देश में तो उसको हम लोग रोक सकते हैं इससे। उसके अलावा कर का जो समाधान है हम वो कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 से, जब से बीजेपी गवर्नमेंट है और तब से लेके आप आज तक देखेंगे तो आतंकवादी घटनाएं तो कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसमें विमुद्रीकरण हमारा सक्सेसफुल है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कर की समस्या की, तो जीएसटी एक अच्छा कदम है। हाँ, शुरुआत में जब हम कोई चीज लेके आते हैं तो उसमें समस्याएं होती है, लेकिन धीरे धीरे ये भी सॉल्व हो जाती है। तीसरा, हाइपर इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग अति मुद्रास्फीति कहते हैं। तो देश में अगर इस तरह से ही समस्याएं चलते रहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग अति स्फीति की ओर आगे बढ़ पाएं। और उसी के साथ साथ कि कोई नया करेंसी स्टैंडर्ड हम लोगों को सेट करना है। अब आपका जो प्रश्न है कि ये जो काला धन है वो काला धन आ कहां से रहा है, तो जैसे कि अभी हमारे जो सहयोगी हैं नरेश शर्मा जी डीएसपी साहब हैं, उन्होंने कितने आसान शब्दों में हम लोगों को क्लियर किया काला धन है क्या। वो धन जो घोषित नहीं है। अब आप खुद ही बताइए कि अगर मेरे पास में कोई काला धन है जो कि घोषित नहीं है तो उसको मैं आसानी से, बहुत आसानी से मार्केट में लेके आ सकता हूं। और ये कारण है जिसकी वजह से आज आम जनता इतनी परेशान है कि एक साधारण सी वस्तु आप देखेंगे वो धीरे धीरे इतनी महंगी हो गई, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय शक्ति क्षमता या परचेसिंग पावर के बाहर ही निकल गई है। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बाहर से पैसा आ रहा है या कोई शेल कंपनीज हैं, वो शेल कंपनीज इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है, तो मेरा मानना बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि ये जो काला धन है वो वह धन है जो मैंने छुपा के रखा हुआ है सरकार से। और सरकार से मैं छुपा के कैसे रख सकता हूं, जब मैं उसको किसी भी रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों के पास में शो ना कर सकूं। और जैसे कि आपने बताया बिल्कुल सही है, इस बार के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं कि 2019 से अगर हम लोग कंपेयर करें 2024 को, तो सबसे ज्यादा जो समस्याएं हैं वो सबसे ज्यादा समस्या आप देखेंगे रेवड़ी सिस्टम में है। तो जो 2019 का अगर आप डेटा देखेंगे तो उसमें 60 करोड़ लगभग जो है वो रेवड़ी कल्चर में इन लोग खर्च कर रहे थे। और उसी के साथ साथ जो जब्तियां हुई है, और 2024 में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1142 करोड़ है। ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं हम सभी जनता के लिए कि इतना पैसा आ कहां से रहा है। और रेवड़ी कल्चर, जो मेरी थोड़ी बहुत आर्थिक और राजनीतिक समझ बनती है कि रेवड़ी कल्चर कहीं ना कहीं पर जलेबी कल्चर से भी जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग इससे रूबरू हैं या नहीं है, क्योंकि जब रेवड़ी कल्चर, जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं तो रेवड़ी जब हम खाते हैं तो उसके बदले कुछ शगुन देते हैं।
तो अमूमन चुनाव में क्या होता है कि हमें रेवड़ी दी जा रही है, वो रेफ्रिजरेटर के माध्यम से हो या टीवी के माध्यम से हो, जैसे कि सर ने बताया कि कुछ लोग अपने बल का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर मैडम मेरा सा मानना है कि इससे जलेबी कल्चर भी स्टार्ट होता है। अब ये जलेबी कल्चर क्या है? जलेबी कल्चर में आपको कुछ देना नहीं है। अमूमन फिर मैं शादी का उदाहरण दूंगा आपको, जब हम शादी में जाते हैं तो रेवड़ी तो हम लोगों को मिल गई, उसके बदले हमने शगुन दे दिया, मतलब हमने वोट दे दिया, लेकिन जलेबी हमारे लिए फ्री है। तो सरकार को, कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप पार्टी हो, जहां पर भी वो रूलिंग फॉर्म में आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि इसका बर्डन उन्हीं को झेलना है, क्योंकि आगे जाके जो भी आपने वादे किए हैं, चाहे वो फ्री में बिजली का हो या मुफ्त में शिक्षा का हो या अमूमन जो भी वादे, चाहे वो महिला सशक्तिकरण का हो, तो कहीं ना कहीं पर ये चीजें जो हैं वो सरकार के ऊपर एक बर्डन जो है वो लेके आती है। तो अमूमन इसके अगर सरकार अच्छी रोजगार, अच्छी शिक्षा के अवसर जो है पैदा करें वो, और समाधान के रूप में जो मुझे लगता है कि अगर मैं एक आम आदमी हूं और मुझे कहीं पे लोन के लिए अप्लाई करना है, माफ के लिए लोन के लिए अप्लाई करना है मुझे, तो मुझसे मेरी बैलेंस शीट मांगी जाती है। तो अगर सरकार के अकाउंट में हम लोग कह रहे हैं कि ये जो अघोषित आय है वो आई है, तो जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के आप कह सकते हो जो आंकड़े जारी किए गए हैं, और सरकार या जो भी सरकार चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम किया जाए, तो उनकी बैलेंस शीट जो है वो सामने लाई जाए कि कौन सा पैसा और कितने लोगों का पैसा जो है उनके अकाउंट में जा रहा है। तो उससे एक ट्रांसपेरेंसी आप कह सकते हो क्या हो सकती है, क्रिएट हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है मैम। ठीक है, चलिए देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके पीछे, और मुझे लगता है एक ऐसा विषय पे आज हम बैठे हैं जिसमें वाकई में एक एक चीज पर जाएंगे तो बहुत ज्यादा और वक्त लग जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज तो साफ हो गई कि कुछ तो है गड़बड़ और हो रहा है, और कोई एक दल ऐसा हो जो इससे बिल्कुल अछूता हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ओवरऑल जो चीजें आई हैं, करोड़ों की जब्ती पिछले पुराने साल से जो हम देखते आ रहे हैं वो अभी तक चली आ रही है। तो मुझे लगता है सवाल तो काफी हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो अपने आप में इलेक्टोरल बॉन्ड जो एक बड़ा झटके जैसा भारतीय जनता पार्टी के लिए आया था, लेकिन पीएम मोदी ने खुद उसको स्वीकार के ये कह दिया कि यदि ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये नहीं होती तो कैसे पता चलता किसने किसको क्या दिया। ये तो चलिए एक बात हो गई। दूसरी तरफ जो करोड़ों की जब्ती हो रही है, हर दिन 100 करोड़ रुपए आंकड़ों का आना, लगातार बढ़ते चले जाना, काला धन है, भ्रष्टाचार है, तो ये आप देखिए सबसे ज्यादा 5 टॉप 10 में जो राज्य आए उसमें बीजेपी शासित वो हैं, तो सबसे ज्यादा चीजें तो यहीं से निकल कर आ रही हैं। अब इसमें किस किस का है, कैसा है, धनबल है, बाहुबल है, दुनिया भर की चीजें नरेश जी ने भी बता दी। तो कहां से भ्रष्टाचार मुक्त होंगे, कहां से काला धन कभी आ पाएगा? ये तो वहीं खपा के चलती जा रही है चीजें। देखिए राखी जी, सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने जो है इस तरह की कार्रवाई करके और जिस तरह की जितनी जब्ती बताया है, और अभी तो चुनाव की शुरुआत है, अभी आपने बताया 4000 से ज़्यादा करोड़ रुपए के मूल्य की संपत्ति, वो क्या नाम है, ड्रग्स और एक शराब, इसके बाद फ्री बीज, कैश मिला करके जब्त हुआ, जो पिछले 2019 के चुनाव से काफ़ी कुछ ज़्यादा है, लगभग 40-45% अधिक है। और अभी चुनाव की शुरुआत है, अभी परसों जो है इलेक्शन जो है कुछ जगहों पर होगी, वोटिंग होगी। मैं 2-3 बात कहना चाहूँगा। अब आने वाले समय में आप बता रहे हैं कि रोज़ जो 100 करोड़ जब्ती का टारगेट है, देखिए टारगेट तो बना सकती है, चुनाव आयोग बना सकता है, क्योंकि पूरी जो है व्यवस्था चुनाव आयोग के अधीन है। और जहाँ तक जब्ती किसकी हो रही है, कहाँ से हो रही है, कहाँ से काला धन आ रहा है, कौन इसको दे रहा है, ये सारी चीज़ों का खुलासा तो अभी हो नहीं पाएगा, चुनाव बाद ही हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कई लोग अपना कैश लेके जाते हैं, दुकानदार हैं, तमाम चीज़ें हैं, बाद में उसको जस्टिफाई करते हैं, वो वापस भी हो जाता है। तो अभी इसमें से कितना वापस होगा ये भी देखने वाली बात होगी। एक तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो मैं डीएसपी महोदय से जो सहमत हूँ, कि कोई भी चुनाव हो, पार्षद का हो, पंच का हो, सरपंच को हो, और संसद में बड़ी पंचायत का चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, उसमें धन बल का उपयोग आज से नहीं हो रहा, बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन इन्होंने जो धन बल, बाहुबल, जनबल, ये 3 बात कहा, तीनों को अगर आप मिला लीजिए और देखिए तो आज की डेट में कोई भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की स्थिति नहीं है। कोई भी ऐसा दल जो संपन्न दल है, जो राष्ट्रीय दल है, आप चुनाव देखिए, 95 लाख रुपया सांसद के चुनाव में खर्चा होना है। लेकिन आप अगर प्रचार प्रसार तमाम चीज़ों को जोड़िए, एक आम आदमी की तरह से जोड़िए, क्योंकि हम परिवार में भी देखते हैं कि जो खर्च कर रहे हैं पता लगता है कितना है। तो कोई भी दल या कोई भी लोकसभा का चुनाव, कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला जो इससे कम में लड़ता हो या इससे कम राशि खर्चा हो। हाँ, हो सकता है निर्दलीय प्रत्याशी भले करते हो, लेकिन राष्ट्रीय दल अभी तक इसमें एक तरह से ये देखा गया है
कि इससे बढ़ चढ़ के ही लोग खर्चा करते हैं। कुछ जो वो डिक्लेयर करते हैं और कुछ घोषित होता है। तो अगर अब पूरी बातों को समझने की ज़रूरत है कि ये काला धन कैसे स्टॉप हो जाएगा, कैसे रुक जाएगा जब इतना खर्चा होगा। आप देखिए पूरे देश का चुनाव देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तब हो सकता है जब चुनाव आयोग खुद इलेक्शन करवाए, लोगों की राशि निर्धारित कर दे कि भाई इसके ऊपर नहीं, सारा सिस्टम वो अपने हाथ में लेके करे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ये प्रजातांत्रिक देश है। जहाँ तक इलेक्टोरल बॉन्ड और तमाम चीज़ों पर मैं बहुत अंदर तक जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जो आज की व्यवस्था है उस पर बात हो रही है कि आज इतनी जब्ती क्यों हुई और आने वाले समय में हो सकता है आंकड़ा जो है 10,000 तक जा सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जो पूरी व्यवस्था में काला धन को जिस तरह से जोड़ा जा रहा है, देखिए कोई भी चुनाव हो उसमें इस तरह के धन का उपयोग होता है, कैश के माध्यम से होता है, आप समझिए काइन के माध्यम से, फ्रीवीज के माध्यम से हो जाता है। लोग जो है मुफ्त में शराब बांटते हैं, कुछ भी करते हैं ताकि मतदाता उनके करीब आए। जिसको आप देखिए रैलियां आप जा करके देखिए, हम लोग तो फील्ड में जाते हैं देखते हैं, रैलियों में पूछा जाता है मतदाता से, और जो आया रैली अटेंड करता है उससे पूछा जाता है कि भाई आप कैसे आए, तो उनको पता ही नहीं रहता है। वो कहते हैं हमें 300 रुपया मिला इसलिए आ गए, या कोई बोलता है उनको व्यवस्था दी जाती है इसलिए आ गए। तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो स्थितियाँ हैं आज की डेट में, इसको कैसे कंट्रोल करें। क्या इसको चुनाव आयोग कंट्रोल कर पा रहा है? ये बात तय है कि पूरी चुनाव की व्यवस्था, पूरी प्रणाली शेषन जी के बाद से काफ़ी मजबूत हुई है, और जिसके चलते आज भी तरह तरह के और भी सिस्टम है। अब तो आप देखिए संचार माध्यम और इंटरनेट और इसका ज़माना है, और पूरे के पूरे लोग जो है पूरा इसे नियंत्रित करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इस तरह की अगर जब्ती हो रही है और इतना धन बरामद कर रहा है चुनाव आयोग, तो निश्चित रूप से बड़ा चिंता का विषय है। कौन क्या बयान देता है, राजनीतिक दल अपनी अपनी सफाई देते हैं, लेकिन ओवरऑल आम जनता के लिए तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल है, और बहुत गंभीर मैसेज है। देखिए सब अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए आप आ रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि जनता ही चुन रही है। आप जिस भी तरह से आ रहे हैं, बाद में यदि आप उनके वादों को भी पूरा कर देते हैं ना, या उनको चीजें भी दे देते हैं ना, वो संतुष्ट भी होती, तो भी समझ में आता है कि ठीक है। लेकिन जनता सिर्फ ठगी सी महसूस करती है इतने पूरे सिनेरियो को देखने के बाद भी। वैशाली जी, बहुत सारी बातें देखिए यहाँ पर निकली है, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड की हो, लेकिन इस जब्ती को लेकर बहुत क्लियर लाइन है। ये बिल्कुल सच है कि ये जांच का विषय होगा कि कहां से किस व्यक्ति से कितने करोड़ मिले हैं, क्योंकि आंकड़ा छोटा सा नहीं है जो एक दिन में हो जाए। और ये बात भी सच है कि इलेक्शन शुरू हो गया है, पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल से होनी है, उसके बाद ये सिलसिला चलते रहना है। तो ये समझ लीजिए अभी तो इसका खुलासा नहीं है, आने वाले समय में आए। लेकिन मुझे लगता है कि जिस पारदर्शिता के साथ इन चीजों को सामने रखा गया है, भारतीय जनता पार्टी का नाम इलेक्टोरल बॉन्ड में भी आया, यहां भी जब्ती हुई है, तो हम इसको डिनाई तो नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं होगा। और मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि विपक्ष से कोई नहीं होगा, कोई शामिल नहीं होगा इन जब्तियों में, वो भी होंगे। लेकिन मैडम मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। आप मुझे ये बताइए कि अगर जब ये कहते हैं कि ईडी सरकार के काम पे, एक तरफ तो विपक्ष कहता है कि सभी कुछ सरकार के इशारे पे काम कर रहा है, वो चाहे केजरीवाल को गिरफ्तार कराने के लिए बात कर लीजिए, चाहे ईडी की बात कर लीजिए, चाहे चुनाव की। ये भी आरोप लगाते हैं जब 4 राज्यों में सरकार बनती है कि इन्होंने तो ईवीएम भी हैक करा हुआ है। तो आप खुद ही सोचिए कि जब भाजपा शासित प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं आती हैं, तो जब सब कुछ सरकार का है और सरकार के इशारे पे अगर ये हो रहा होता, तो सरकार क्यों ही इस तरह की चीजें सामने आती? आप ही बताइए, अगर सब कुछ अंडर कंट्रोल चीजें होती तो विपक्ष खुद ही अपनी बातों में फंस जाता है। और रही बात इलेक्टोरल बॉन्ड की, तो अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने सामने आकर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामने आकर सारी चीजें साफ साफ बताई हैं। कम से कम हमारी पार्टी ने ये कहा तो है कि हाँ इतना पैसा आया है और हमने उसको लिया है। अन्य किसी पार्टी की तरह, कांग्रेस की तरह सारे पैसे को जब्त कर लिया, हजम कर लिया, और देश को भी कोई फायदा नहीं पहुंचाया। कम से कम हमारी सरकार वैशाली जी, उनके तो खाते ही फ्रीज हो गए थे, तो वो तो कहीं है ही नहीं, उनके पास तो इलेक्शन लड़ने के लिए ही कुछ नहीं था। कुछ कह रहे हैं कार्तिकेय जी, 1 मिनट रमाकांत जी। हाँ कार्तिकेय जी बोलिए। वैशाली जी को 2-3 चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड, पहली बात है सरकार ने आंकड़ा नहीं किया। अभी आप आम आदमी पार्टी के शायद प्रवक्ता, उन्होंने भी आपको एक चीजें क्लियर करी थी, आपको ध्यान से सुनना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद आपको बताना पड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड से कौन कौन कैसे कैसे फंड आए थे। राकेश जी, इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को 8,250 करोड़ आया है। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 में कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे। अगर आप भाजपा के बाद की 6 पार्टियों को जोड़ देंगे तब जाकर के कहीं किसी तरह आंकड़ा 6-6.5 हजार करोड़ के आसपास पहुंचता है। दूसरी बात है, जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड आए उस दिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने कहा था
कि इसको आप वापस लीजिए और लोगों के नाम सार्वजनिक करिए। देश को जानने का हक है कि कौन पैसा किसको दे रहा है। यही हुआ है कि जब आंकड़े आए हैं तो चाहे बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी हो, चाहे कि जो कंपनियां जिनका 100 रुपए का मुनाफा उदाहरण के तौर पे 1000 रुपए आपको दे रही हो, चाहे 30 शेल कंपनियां जिनको कह रहे थे हमने शेल कंपनियां बंद कर दी, वो इनको पैसे दे रहे हैं, या बड़े से बड़े जिनके ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वो ला करके इनको पैसा दे रही है, तो वो होता है। और ये वैशाली जी बताया, मैंने इनसे 2 सवाल पूछा था कि जो आप सारा फंड चुनाव का बॉन्ड हटाइए, फंड हटाइए, जब आपके पास इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा आया था उसमें से आपने राम मंदिर निर्माण के ऊपर और कोरोना काल में कितनी देश की मदद कर दी थी, आप बताइए ना। और मैंने इसलिए कहा था अगर प्रधानमंत्री मोदी जी को लगता है इतना सही तो चले जाते सुप्रीम कोर्ट में जाके जज साहब को समझा देते, देश को समझा देते, देश को आपसे 3-4 सवाल पूछना इसके साथ एक छोटा सा सवाल मेरा कार्तिकेय जी आपसे है, कम से कम अब इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष जो है या इंडिया अलायंस जो है वो सवाल तो नहीं उठाएगा? मैं बताता हूँ राकेश जी, अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया, भारतीय सवाल किसने उठाया था उसको आपको उदाहरण देता हूं। अभी एक नया संशोधन लेकर गया, संशोधन में क्या किया है कि जो पहले इलेक्शन कमिश्नर के जो कमिश्नर चुने जाते थे उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो भी होते थे, इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। इसका कारण क्या हो सकता है? ये तो देश समझ रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, कानून मंत्री एक एडवाइस दे देगा, विपक्ष के जो नेता होते हैं वो खाली बैठे रहेंगे। अभी हाल में हुआ, धीर रंजन चौधरी जी ने कहा था कि मुझे 3-4 लोगों के नाम दिए, मैं इससे पहले बोलता उससे पहले तय हो गया कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। दूसरा उदाहरण मैं दे देता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक पत्रकार ने आपकी तरह हिम्मत दिखाई और पूछा जाकर के वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर से कि आप विपक्ष के नेताओं पे तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। यही काम अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के जब चुनावी रैलियों को ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो संवैधानिक तरीके के अनुरूप नहीं होती है, या जहां पे जो इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स है उसको फॉलो नहीं किया जाता तो कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन्होंने उस सवाल का जवाब भी नहीं दिया, सवाल इसलिए पूछा जाता है। और मतलब विपक्ष जो है वो मानने वाला नहीं है। अभी कम से कम इस वाले मुद्दे पे तो थोड़ी सी तारीफ बनती थी कि अच्छा कोई डिसीजन आया है। नहीं राखी जी, अगर सरकार घेर के रखेगी चुनाव आयोग को तो हम कैसे तय कर देंगे? अगर चुनाव आयोग इस तरीके से, आप कैसे कह सकते हैं कि वो अपने आप से इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहा है? सवाल तो पूछे जाएंगे। ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। ये इन्होंने कैसे कैसे लोगों को टिकट दिए हैं क्या ये जानते हैं? उस कन्हैया को टिकट दिए हैं जिसने देश में नारे लगाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 8 सालों से गृह मंत्रालय सो रहा था क्या? नहीं, 8 सालों से गृह मंत्रालय सो रहा था क्या? चलिए, मुझे तो लग रहा है हम जो रिकॉर्ड टूट गया है जब्ती का, काले धन भ्रष्टाचार पे, उस पे हैं, हम उसी पे वापस आ जाए। थोड़ा सा वक्त बचा है। रमाकांत जी अपनी बात जल्दी से रखिएगा। देखिए, मैं तो सुन रहा था ना, पीएम साहब ने भी कहा कि चुनाव में पैसा खर्च होता है भाई, चंदा तो लेना पड़ेगा। हमारी पार्टी भी करते हैं, हमारे नेता भी करते हैं। तो खुले तौर पे प्रधानमंत्री जी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ये पैसा आया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है। एक बात। दूसरी बात, जैसा कि अभी स्पष्ट हो ही चुका है, पहले भी स्पष्ट हो चुका था कि अवैध वसूली हुई है, एक्सटोर्शन हुआ है, हफ्ता वसूली हुई है, अड़ीबाजी हुई है। जिस कंपनी का मुनाफा नहीं हुआ है पिछले 7 साल में, वो कंपनी सैकड़ों करोड़ रुपए इनको देती है। कैसे दे सकती है? ये सीधे सीधे आम आदमी का पैसा है जो टैक्स के रूप में सरकारों के पास जाता है, और सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को, सेल कंपनियों को ये पैसा देती है, कर्जा माफ करवाती है इनका, और वही पैसा घूम करके बीजेपी को चंदे के रूप में आता है। तो ये हुआ। और तीसरी चीज, भाजपा प्रवक्ता की सुन रहा था मैं, बड़े आरोप लगा रही थी। हसन मुशर्रफ के बारे में नहीं बोलेंगे, अजीत पवार के बारे में नहीं बोलेंगे, छगन भुजबल के बारे में, मुकुल राय के बारे में, प्रफुल्ल पटेल के बारे में, इनके बारे में ये कोई नहीं बोलेंगे। इनके मुंह में दही जम जाता है। ईडी की बात करी कि ईडी ईमानदारी से काम करती है। ईडी की कार्यवाही इन भ्रष्टाचारी नेताओं पे क्यों बंद हो जाती है जब ये भाजपा में चले जाते हैं? केवल सीधा सा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में ऐसा लग रहा है कि ईडी को भी कुछ ऐसा करना होगा कि थोड़ी सी विश्वसनीयता बना ले। इस इलेक्शन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऐसी एजेंसियां आ रही हैं सवालों के घेरे में कि सोचना पड़ रहा है। जनता भी अब तो बहुत ज्यादा सोचने लगी होगी, लेकिन जहां जो अच्छा होता है उसके लिए भी बात करनी जरूरी होती है। नरेश जी, एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। नरेश जी, एक बात तो देखिए साफ हो गई, ये तो आगामी जांच का विषय है, वक्त लगेगा और हो सकता है इलेक्शन के बाद ही चीजें आए कि जो करोड़ों की जब्ती हुई है इसमें कहां कहां किस किस से कितना कितना जब्त हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव यहाँ पे कह रहा है इस पूरे मामले को समझने के बाद, कि इसमें कोई अछूता नहीं है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो। मानते हैं इसमें बीजेपी से लेके तमाम राजनीतिक दल होंगे इसमें? हाँ, निश्चित रूप से। जब इम्प्रोपोर्शनल प्रॉपर्टी है, आय से अधिक संपत्ति जो चंदा देने वाला दे रहा है किसी को, या ये इनडिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है, तो निश्चित रूप से काला धन है।
और ये इसमें तो मैंने जैसे फोरम में भी कहा कि अकेले एक किसी पार्टी विशेष के बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। बिल्कुल, हाँ। इसमें तो सबके सब जितने भी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इस प्रकार से अवैध रूप से पैसा लिया और अवैध रूप से वो प्रलोभन सामग्री का वितरण कर रहे हैं, जिसको अभी एक सज्जन ने कहा कि रेवड़ी बांट रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर ऐसा कर रहे हैं, प्रलोभन कर रहे हैं बाहुबल के द्वारा, धन बल के द्वारा, जन बल के द्वारा, तो निश्चित रूप से ये कालाधनी। और रहा सवाल जब्ती का जो 45% जो हिस्सा है वो नार्कोटिक ड्रग्स है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, और ये बता रहे हैं कि 5 स्टेट 10 स्टेट में से 5 स्टेट ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित है। वस्तुतः राजस्थान हो या गुजरात हो, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ऐसी जगह हैं जहाँ पे गोल्डन क्रिफेंट, गोल्डन ट्राइंगल, चिकन स्नैक और अन्य इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, हमारी भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो यहाँ से तो स्मगलिंग होती है। और ये साधुवाद होना दिया जाना चाहिए कि पुलिस ने या इलेक्शन कमिश्नर ने बगैर किसी दबाव के इतनी जोरदार जब्ती, इतनी शानदार रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो चलिए, काले धन का तो विश्लेषण होगा और एक समय आएगा निश्चित रूप से, अति से इति होगी और फिर सब कुछ ठीक होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। मेरे जीवन काल में नहीं होगा तो अगली पीढ़ी के जीवन काल में नहीं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? हम तो उम्मीद करते हैं जल्दी से ही हो जाए और अभी हो जाए ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं, तो मुझे लगता है बहुत जरूरी हो जाएगा। खैर, समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, कई सारी बातें हैं, काला धन बेहिसाब, टूट गया रिकॉर्ड टूट गया, जब्ती हो रही है, इलेक्शन कमीशन को साधुवाद भी किया जा रहा है, लेकिन ये सारी चीजें आज सामने आ रही हैं। इस वक्त पे पहले इन चीज़ों को इतना गंभीरता से शायद लिया गया होता तो आज इन चीज़ों पर कंट्रोल होता, लेकिन वो चीज़ें कंट्रोल होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। और अभी की स्थिति ये कहती है कि जब तक क्लियरेंस नहीं आएगा ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। तो बड़ी जांच का विषय है और कोई इससे अछूता नहीं है। देखते हैं आने वाले समय में क्या है और इसका ओवरऑल जनता तक ये मैसेज जा रहा है, इसका कितना प्रभाव इस इलेक्शन में दिखेगा। कुछ तो प्रभाव निश्चित तौर पर दिखेगा ही। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।